हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आरआरबी और एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका 5 पार्ट लेके हाजिर हूँ मैं शिवम वर्मा, और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करिए और देखते हैं आप लोग कितने आज सही करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हो जाए उनको कमेंट में मुझे बता देना कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1498, बी 1600, सी 1602 और डी 1664 में। तो आप लोग सोचिए। तो मैं जब तक ऑप्शन बताता हूँ तब तक आप लोग सोच लीजिए ऑप्शन। 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली भारत आए थे और सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डिगामा। पुर्तगालियों का कौन सा था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया था। फिर 1600 में आए थे अंग्रेज। अंग्रेज वैसे 1608 में आए थे, लेकिन जो इसको मान्यता मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, वो 1600 में मिली थी। ओके। और 1602 में कौन से आए थे? तो ये आए थे, आप लोग सोचिए, तो ये आए थे डच। कौन से थे? डच। डच कहाँ के निवासी थे? तो ये थे हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड के निवासी। और हॉलैंड को आज क्या बोलते हैं? तो हॉलैंड को आज बोलते हैं नीदरलैंड। हाईलैंड को आज क्या बोलते हैं? तो हाईलैंड को आज बोलते हैं नीदरलैंड। 1664 ये कौन था? तो ये थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी, और ये सबसे बाद में आने वाली कंपनी थी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1602 में कौन से आए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। डच निवासी कहाँ के थे? तो डच जो निवासी थे वो हाईलैंड के थे। हाईलैंड कहाँ है? तो आज उसको नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। 1498 पुर्तगाली, 1602 में अंग्रेज, और 1664 में फ्रेंच। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भूटान की मुद्रा को किस रूप से जानते हैं? तो भूटान की मुद्रा पूछ रहा है, किस रूप से जानते हैं? तो भूटान की मुद्रा है ए नंबर नगुल्टम, बी टका, सी क्यात और डी रुपया। तो आप लोग सोचिए। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और कमेंट में बता देना कि मुझे आपके कितने नंबर सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए। भूटान की मुद्रा को किस रूप से जानते हैं? तो तब तक मैं ऑप्शन से बताता हूँ। रुपया। रुपया कहाँ कहाँ की है? तो रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। यहाँ पर क्या चलता है? रुपया चलता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया और श्रीलंका में श्रीलंका रुपया, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नगुल्टम। भूटान की मुद्रा को किस रूप से जानते हैं? तो नगुल्टम के रूप से जानते हैं। क्यात है, ये कहाँ की है? तो क्यात है म्यांमार की मुद्रा। क्यात कहाँ है? म्यांमार की मुद्रा। और टका कहाँ है? टका है बांग्लादेश की। टका कहाँ है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। ठीक है, फिर एक बार, नगुल्टम भूटान की मुद्रा को जानते हैं, टका है बांग्लादेश की, क्यात म्यांमार की, और रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, यहाँ पर राज्य कितने हैं? टोटल राज्यों की संख्या, प्रांतों की संख्या टोटल 9 है। जिले यहाँ पर कितने हैं? तो टोटल जिले हो जाएंगे 20 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे? 20 जिले हो जाएंगे। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 20 है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? जिग्मे खेसर
जिग्मे खेसर, नामयाल, वांगचुक। क्या होता है? जिग्मे खेसर, नामयाल और वांगचुक। नामयाल, वांगचुक। ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू। राज्य टोटल कितने हैं? राज्य है 9। जिलों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ओके, देखते हैं मैप में। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने भूटान का मैप। टोटल प्रांत कितने हैं? तो टोटल प्रांत यहाँ पर हो जाएंगे 9। और यहाँ जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 20। ओके, तो ये है कहाँ पे? तो ये भारत के कहाँ है? ये भारत के पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में है। भारत के कहाँ पर है? तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से टच करती है? जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से टच करती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? वो राज्य हो जाएगा पहला सिक्किम हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा असम। असम। और चौथा कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल। ठीक है, पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन। कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? ठीक है, कौन सी जल संधि पूछ रहा है। तो कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? पाक जल संधि ऑप्शन नंबर ए, बी मन्नार की खाड़ी, सी बॉस जल संधि और डी ए व बी दोनों। तो सोचिए, पाक जल संधि कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बीच में श्रीलंका और भारत के मध्य, ये क्या है? पाक जल संधि। इसी को और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए व बी दोनों सही हैं। बॉस जल संधि ये है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। तस्मानिया से अलग करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो है बॉस जल संधि। कौन सी? बॉस जल संधि। और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, श्रीलंका के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ओके, तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने प्रांत हैं? तो यहाँ पर भी टोटल 9 प्रांत हैं। भूटान की तरह यहाँ भी टोटल कितने प्रांत हैं? 9 हैं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर बनी थी। दुनिया की बात कर रहा हूँ, केवल श्रीलंका की नहीं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके ये क्या थी? दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी, वो भी महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ आज़ादी कब मिली थी? तो आज़ादी मिली थी 4 फरवरी 1948 को। यहाँ का क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको श्रीलंका को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती बोलते हैं। श्रीलंका को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। क्या हिंद महासागर का मोती किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं श्रीलंका को बोलते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बात करता हूँ श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अभी हाल ही में
2020 में जो श्रीलंका था उसने अपना पहला पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रावण फर्स्ट। क्या नाम था उसका? रावण फर्स्ट। रावण फर्स्ट, ये क्या था? श्रीलंका का पहला सैटेलाइट था। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमा भंडार नायके। कौन थी? श्रीमा कौन थी? श्री माओ। कौन थी? श्री माओ भंडार, इसको सही कर लेना। श्री माँ नहीं, श्री माओ भंडार नायके है। फिर श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को आज़ादी मिली थी। कब मिली थी? 4 फरवरी 1948 को। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी? महावेली गंगा हो जाएगी। सैटेलाइट कौन था? तो रावण फर्स्ट था। ओके, ये बता चुका हूँ आपको अभी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर सीवी रमन। और डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ। ये देखो, डॉक्टर सीवी रमन लिखा है, इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1954 में। कब मिला था इसको? 1954 में मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको भी कब मिला था? 1954 में मिला था। और सर्वपल्ली, इसके बाद आ जाएगा डॉक्टर राजगोपालाचारी, इनको भी कब मिला था? तो इनको भी मिला था 1954 में। इन तीनों व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन से थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये क्या है? तो ये कौन से? ये विदेशी थे, प्रथम विदेशी पुरुष थे। प्रथम विदेशी पुरुष था जिसको क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो भारतीय कौन था? प्रथम गैर भारतीय पुरुष था। इसको कब कब दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सोच रहे होंगे आप? 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले किसको मिला था। तो सबसे पहले जो दिया गया था भाई, तीनों को एक साथ तो दे नहीं दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पहले जिसको दिया गया होगा उसको बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको सबसे पहले दिया गया था। जैसे आप लोग तीन तीन लोग लाइन में खड़े हो, राष्ट्रपति आए और इन तीनों में से पहले इसको दिया, तो इसको माना जाएगा, ना कि ये जो 1954 में तीनों को मिला था इनमें से। ठीक है, तो इनमें से सबसे अगर कोई भी दे रहा हो, अगर 3 ऑप्शन दे दे, 3 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अगर उसमें से कोई एक ऑप्शन दे रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों बता चुका हूँ, जिससे कोई डाउट ना रहे आपके पास। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? 1857 की क्रांति पूछ रहा है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। बी, नाना साहब। सी, तात्या टोपे। और डी, रानी लक्ष्मीबाई। तो तब तक हम ऑप्शन के साथ खेलते हैं, तब तक आप लोग आंसर को गेस कर लीजिएगा। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे, अभी मैं कल ये शायद परसों बता चुका था। ये कहाँ से थे? तो ये कानपुर से थे। ये कहाँ से थे? कानपुर से विद्रोह किया था इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? तो इन्होंने झांसी से किया था। कहाँ से? झांसी से किया था। और बेगम हजरत महल, ये कहाँ से करने वाली थी? इनका ये कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने? तो ये थी लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक है, इसी बेगम हजरत महल ने जब अपना विद्रोह किया था, तो इसी में 2 अंग्रेज मारे गए थे। उनका नाम था हैवलॉक और कोनील। ये दोनों कौन से थे? ये दोनों अंग्रेज थे। कौन से थे?
नील और हैवलॉक, इन्हीं के नाम पर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीपों का नाम रखा गया था, हैवलॉक द्वीप और को नील द्वीप। ठीक है, अभी हाल ही में इनका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, हाल ही में इनका नाम बदल दिया गया है और हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम क्या कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और जो कोनील था इसको क्या कर दिया गया है, कोनील जो था इसको क्या नाम कर दिया गया है, तो आप लोग सोचिए फ्रेंड। सोच लिया फ्रेंड, तो फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, तो आशा करता हूँ इसका क्या होगा। और तो नील द्वीप जो था, नील द्वीप था उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। कब किया गया है, इन दोनों का नाम बदल दिया गया है 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2018 को इन दोनों का नाम बदल कर दिया गया। हावलॉक का क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, तो रॉकी पर्वत का सोचिए, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास हैं 5 सेकेंड। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से बात करते हैं हम। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसकी टोटल जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है 7200 किलोमीटर। कितनी है, 7200 किलोमीटर। ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2250 किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में क्या है, तो रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ओके, देखो मैप से मैं पूरा क्लियर करता हूँ। ये रहा आपके सामने मैप। तो जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो कितने देशों में आती है, तो वो 3 देशों में आती है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से है रॉकी पर्वत श्रृंखला और यहाँ 3 देशों में है। ये रॉकी पर्वत है, ठीक है। तो रॉकी पर्वत जो है वो कितने देशों के साथ है, उत्तरी अमेरिका में कितने देशों में है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत जो है वो 3 देशों में। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कनाडा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, यूएसए, दूसरा हो जाएगा कौन से, यूएसए, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको। कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिको तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो उत्तरी अमेरिका आपको दिख रहा है ये मैप कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में टोटल कंट्रीज कितनी है, तो यहाँ पर टोटल कंट्रीज कितनी है, 23। टोटल देश कितने उत्तरी अमेरिका में, 23 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा, यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो अमेरिका हो जाएगा चौथा, और दूसरा क्या हो जाएगा, कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका में 2 बड़े देश हैं, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा और तीसरे में आता है कौन सा, तो अमेरिका। और ये अगर पूरा कॉन्टिनेंट की बात पूछ ले तो तीसरे नंबर पे 3rd रैंक है कॉन्टिनेंट के हिसाब से। ठीक, क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला कौन सा है, तो एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर से 3rd पे आता है उत्तरी अमेरिका।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने। तो आप लोग सोचिए और सॉल्व करिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमें नहीं लग रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले, जब नदियाँ कवर कर रहा था। तो आप लोग बता सकते हैं। गुरु शिखर, बी नंबर धूपगढ़, सी माउंट एवरेस्ट और डी K2। तो मैं K2 से बात करता हूँ, सबसे नीचे से लेके बात करता हूँ। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर है इसकी लंबाई। माउंट एवरेस्ट की है 8848 मीटर, और कभी कभी दे देता है 8850 मीटर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, 8848 मीटर, ठीक है। अब धूपगढ़, ये देखो धूपगढ़ लिखा है, तो ये किसकी है? तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा। किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1350। कितनी है इसकी? 1350। ये गुरु शिखर, यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर हो जाएगा। ओके, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो गुरु शिखर। अब देखो बात करता हूँ मैं थोड़ा। ये गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है उसी के नीचे एक शहर बसा हुआ है, एक हिल स्टेशन बसा हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू हिल स्टेशन है। माउंट आबू क्या है? ये है हिल स्टेशन जो गुरु शिखर श्रेणी, गुरु शिखर पर्वत चोटी के नीचे है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन है। इसी हिल स्टेशन के नीचे एक मंदिर है। इसी हिल स्टेशन के नीचे क्या है? एक मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर है, हिल स्टेशन के नीचे एक मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर किसका है? तो ये दिलवाड़ा का मंदिर है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिलवाड़ा का मंदिर। ये प्रसिद्ध, ये दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म के लिए? तो ये है जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये है किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा जिला, कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा सिरोही। राजस्थान का कौन सा जिला? सिरोही। ओके फ्रेंड, इससे कितने क्लियर हुए? माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ओके, ये देखो माउंट एवरेस्ट और K2 ये दोनों किसकी श्रेणियाँ हैं? तो ये हैं हिमालय की, हिमालय की श्रेणियाँ, और ये भारत में दोनों स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। और K2 जो है, कंचनजंगा है, ये कहाँ है? भारत में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो बता दें सर, और मुझे एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में चाय का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? उत्पादन की बात कर रहा है। अगर सर खपत की बात करता तो वो भारत हो जाता। खपत की बात हो जाता तो वो भारत हो जाता, क्योंकि यहाँ लोग 4-4 बार तो चाय पीते हैं। मेरे मोहल्ले में भी ऐसे ही सब। 8, विश्व में क्या आप कह रहा है? विश्व में चाय का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ए नंबर क्या हो जाएगा? चाइना, बी भारत, सी ब्राज़ील और डी होगा थाईलैंड। आप लोग सोचिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कह रहे हैं आप? ए। यस, बिल्कुल सही। अगर आप ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, चाइना हो जाएगा। वो विश्व में चाय का उत्पादन क्या करता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे चाय के उत्पादन में। और खपत की बात की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा खपत करता है चाय की, ठीक है। ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील किस उत्पादन में सब सर्वश्रेष्ठ है? तो ये कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो ये कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील किस किस कॉन्टिनेंट में है? तो यह है दक्षिण अमेरिका का
सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उसका नाम क्या है? ब्राज़ील। यही ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। इसके बाद थाईलैंड आ जाओ। थाईलैंड क्या करता है? ये रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक करता है। रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? थाईलैंड। भारत में रबड़ कहाँ होती है? तो भारत में रबड़ होती है केरल में। कहाँ होती है? केरल में सर्वाधिक रबड़ होती है। ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी होती है, और भारत में कॉफ़ी सर्वाधिक कहाँ होती है? तो भारत में जो कॉफ़ी होती है वो कर्नाटका में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। ठीक है फ्रेंड। और जो चाइना है वो चाय का उत्पादन सर्वाधिक करता है। तो भारत में कहाँ चाय होती है सबसे ज़्यादा? तो भारत में चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में होती है। कहाँ पर होती है? तो असम में खेती होती है। थाईलैंड को देखो, ये थाईलैंड ऑप्शन लिखा है डी नंबर। तो थाईलैंड को क्या कहते हैं? इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। अभी हाल ही में ये बहुत पूछा जा रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? तो थाईलैंड को है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? तो थाईलैंड को बोलते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश किसको बोलते हैं? तो थाईलैंड को बोलते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य खेल से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप। कथकली केरल से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पर खेल लिख गया है, यहाँ लिख देना केरल। केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से संबंधित है। तो कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी और मणिपुरी। ठीक है, क्या बता रहा है? कथकली की कुचिपुड़ी की उड़ीसी की मणिपुरी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सोचिए, तब तक मैं ऑप्शन से खेल लेता हूँ आपके साथ। ये जो कुचिपुड़ी लिख रहा है ना, ये कुचिपुड़ी है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और उड़ीसी, तो ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी, ये भी मणिपुरी का है, ये भी मणिपुर का है। ठीक है, तो ये कथकली जो हो जाएगा वो केरल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एज करेक्ट हो जाएगा। एज करेक्ट हो जाएगा। कथकली के नर्तक कथकली के प्रसिद्ध नृत्य कौन है? तो कथकली को पृथक जो प्रसिद्ध नर्तक है उसका नाम है कृष्ण नायर। उनका नाम क्या है? कृष्ण नायर। टोटल टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉरी, ये 9 नंबर रिपीट हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 हैं। टोटल 8 है। भारतनाट्यम, पहला भारतनाट्यम, दूसरा कौन सा है? कथकली, तीसरा कथक, ठीक है, तीसरा कथक है, और चौथा ओडिसी, पांचवा मणिपुरी, छठा मोहिनीअट्टम, छठा मोहिनीअट्टम, और सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां हो जाएगा कुचिपुड़ी। सातवां कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और आठवां कौन सा हो जाएगा? कुटियाटम। ओके, आठवां कौन सा हो जाएगा? कुटियाटम। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेना, जितने आठों फोक डांस हैं इनको सब आप, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप क्या कर लेना? नोट कर लेना लिस्ट के साथ। ठीक है, सब याद होने चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ रहा है सर, निर्वाचन पूछ रहा है। निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। तो आप लोग बताइए, तब तक मैं ऑप्शन बताता हूँ। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति प्राप्त है कि वो मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड को वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। 61 क्या कहता है? 61 कहता है कि राष्ट्रपति अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उस पर क्या किया जा सकता है? उस पर महाभियोग लगा के उसको क्या कर सकता है? उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि भारत में क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो निर्वाचित होगा। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या कहता है? ये कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा? जो तीनों
जो तीनों सदनों का क्या होगा, प्रमुख होगा। जो तीनों सदनों का क्या होगा, प्रमुख होगा। वह देश का, वह तीनों सेनाओं का क्या होगा, प्रमुख होगा। तीनों सदन व तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ओके, तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन जो होंगे वो सारे समझ में आए होंगे, और सारे मैंने क्या किए, प्रीवियस ईयर से उठाएं, प्रीवियस ईयर से उठाएं। तो आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मतलब रटे होने चाहिए बिल्कुल ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। जितने सही हुए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और आप एक बार लाइक करके जाना, जितना हो सके शेयर वीडियो कर देना प्लीज़, ठीक है। तो बढ़ते हैं, मुलाकात होती कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।